नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज अमेरिकी और भारत सामरिक साझेदारी फोरम के तीसरे सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। थीम है यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। छत्तीसगढ़ सरकार ने बार और क्लब व्यवसायियों को दी बड़ी राहत, 5 महीने का लाइसेंस शुल्क माफ। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री का फैसला, कई जिलों के कोविड सेंटरों में बेडों को बढ़ाने के दिए आदेश। बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर और दुर्ग में बढ़ाए जाएंगे बेड। धमतरी में मिसाल बना दोनों हाथों पैरों से दिव्यांग छात्र, सारे काम खुद करता है दिव्यांग पुष्पेंद्र, अभी कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा। बालोद जिला मुख्यालय में क्षेत्र में गंदगी ने पसारे पैर, तालाब की गंदगी और बदबू से शहरवासी परेशान, शिकायत के बाद भी नहीं होती कोई सुनवाई। छत्तीसगढ़ में फिर बना कोरोना का नया रिकॉर्ड, 1916 मामलों की पुष्टि, अब तक 299 मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। बढ़ती कोरोना बीमारी को लेकर मुख्यमंत्री का फैसला, कई जिलों के कोविड सेंटरों में बेडों को बढ़ाने के आदेश दिए। बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर और दुर्ग में बढ़ाए जाएंगे बेड। जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार कराया गया है ऐप। इलाज के लिए अस्पतालों के चयन में होगी आसानी। ऐप से खाली और भरे बिस्तरों की भी हो सकेगी जानकारी। रायपुर में 10,000 बेडों को बनाने के आदेश दिए गए हैं। दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ में भी बनेंगे 2-2 हजार बेड। मुख्यमंत्री के अहम फैसले, बढ़ती कोरोना बीमारी को लेकर मुख्यमंत्री का फैसला। कई जिलों के कोविड सेंटरों में बेडों को बढ़ाने के आदेश। बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर और दुर्ग में बढ़ाए जाएंगे बेड। जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार कराया ऐप। इलाज के लिए अस्पतालों के चयन में होगी आसानी। ऐप से खाली और भरे बिस्तरों को भी हो सकेगी जानकारी। रायपुर में 10,000 बेडों को बनाने के आदेश। दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ में भी बनेंगे 2-2 हजार बेड। रायगढ़, छत्तीसगढ़ में जेईई और नीट की परीक्षाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार ने देश में जेईई और नीट की परीक्षाएं के लिए आदेश जारी कर दिए और सभी राज्य सरकारों को भी आदेशित किया कि छत्तीसगढ़ में भी रायगढ़ जिले के कई विद्यार्थी और जेईई और नेट की परीक्षाएं देने के लिए कलेक्ट्रेट से रवाना हो चुके हैं। रायपुर और बिलासपुर में सेंटर होने के कारण सभी जिला मुख्यालय से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश अनुसार जिले के कलेक्टर द्वारा बच्चों के आने जाने की सुविधाएं कराने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में कलेक्ट्रेट में नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों को पंजीयन कराकर 2 कार उपलब्ध कराई, जिसमें 18 बच्चों को भेजा गया। हालांकि बच्चों की संख्या ज्यादा होने के कारण एक गाड़ी और हायर की गई। वैसे तो सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र तक बस से पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया था, परंतु बच्चे कम होने के कारण जिला प्रशासन ने अपनी सूझबूझ लेते हुए व्यवस्था कर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। जिले में भी हम लोग चिन्हांकित कर लिए हैं 172 बच्चे जो है नीट और जी की परीक्षा देंगे। उसके लिए प्रतिदिन व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, जिस हिसाब से बच्चे मिल रहे हैं। और यहाँ उसी के मतलब परीक्षा तिथि के पूर्व तिथि को भेजा जा रहा है। जेईई मेंस का एग्जामिनेशन है मेरा। कहाँ पे? चौस्की इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में। अच्छा, यहाँ शासन द्वारा व्यवस्था ठीक है? हाँ, अच्छी है। गाड़ी वगैरह की? अगर वहाँ रुकने की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो किस प्रकार किया जा रहा है? बोल तो रहे हैं, वहाँ पे करवा रहे हैं, करके तो देखिए वहाँ पे जाने पे ही पता चलेंगे। जेईई के एग्ज़ाम के लिए बच्चे जा रहे हैं। आज 12 बच्चे तैयार हुए हैं और कुछ के गार्जियन भी, लड़कियों को खास करके। इसमें हम लोगों ने 3 वाहन की व्यवस्था की है और अभी 11 बच्चे तो बिलासपुर तक के लिए होंगे और 1 बच्चे को सीधे रायपुर भेजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर कलेक्टर साहब के द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को कहा कि मैं छात्रों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में अध्ययन किया और परीक्षा दी। मुझे अभिभावकों के बहुत सारे संदेश आए कि व्यवस्थाओं से काफी ज्यादा खुश हैं। इसके लिए मैं प्रदेशों के मुख्यमंत्री गणों का आभार प्रकट करता हूं और क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुना देते हैं। मैं छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूं
कि उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में अपना अध्ययन भी किया और आज परीक्षा में भी वो बैठ रहे हैं और एसओपी जो जारी हुआ था उसका अक्षरशः पालन हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं और जिसमें अभिभावक बहुत खुश हैं और जो व्यवस्थाएं की हैं उन व्यवस्थाओं से वो कहते हैं कि बहुत अच्छा, अब हमको भरोसा हुआ है कि हमारा बच्चा सुरक्षित जो है एग्जाम देगा। इसके लिए मैं प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि अधिकांश मुख्यमंत्रीगण से सभी से लगभग मेरी बातचीत हुई और वहां के मुख्यमंत्रियों ने अपने बच्चों को केंद्र तक सुरक्षित लाने में जो मदद की है और कर रहे हैं, उसके लिए मुझे प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण को भी जो पूरी रुचि दिखा करके अपने बच्चों की मदद कर रहे हैं, उनको मुझे अभिनंदन करना है, उनका मुझे आभार प्रकट करना है और अभिभावकों को भी मुझे शुभकामनाएं देनी है। और छात्रों को, मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि आप पूरी तन्मयता से इन परीक्षाओं को दीजिए। आज दूसरा दिन परीक्षाओं का सफलतम दूसरा दिन गया है और जिसमें छात्रों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी परीक्षाओं को दिया, बहुत आत्मविश्वास के साथ दिया। जिन छात्रों ने ये परीक्षाएं दी उनके अभिभावकों के भी मुझे संदेश आ रहे हैं और जो छात्र अभी इन आगे बैठना है जिन्होंने, उनके भी संदेश आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही कहा था, जैसे आप कह रहे हैं कि काफी डर था लोगों में, पहले उन्होंने कहा था कि कोरोना से लड़ना भी है और आगे बढ़ना भी है। तो क्योंकि कोरोना से लड़ना और आगे ठहरना नहीं है, स्थिरता नहीं है, इससे लड़ना भी और बढ़ना भी है। तो मुझे लगता है कि मेरी जेईई की सब बच्चों ने और बहुत उसको कोरोना से लड़ भी रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इस मिशन में आगे वो सफल भी हो रहे हैं। एक तरफ जहां कुपोषण मिटाने के लिए सरकार हजार दावे करती है, तो वहीं बलरामपुर जिले की स्थिति आज भी ऐसी ही है, जहां मासूम की मौत भूख और कुपोषण से हो जाती है। सरकार कुपोषण मिटाने के चाहे कितने भी दावे कर ले, मगर इसकी हकीकत बयां करने के लिए बलरामपुर जिले का एक गांव ही काफी है। देखिए रिपोर्ट। मामला है बलरामपुर जिले के दुरंचल गांव भगवानपुर खास का, जहां 1-2 साल के बच्चे की भूख और कुपोषण से मौत हो जाती है। बच्चे की मां की मृत्यु पहले ही हो जाने के कारण बच्चा अपने नाना के यहाँ रहता था, जिसके नाना भीख मांगकर उसका भरण पोषण करते थे। मगर विडंबना तो देखिए, उनके पास ना तो खाने के लिए राशन था, ना पीने के लिए पानी। उन्हें अभी तक राशन कार्ड का लाभ तक नहीं मिल सका और ना ही रहने को प्रधानमंत्री आवास। वहीं अगर गांव की सरपंच पार्वती उइके की माने तो ये सारी पंचायत सचिव की गलती है, जिसकी वजह से उनके नाना का अभी तक राशन कार्ड नहीं बन सका। राशन कार्ड वगैरह आप लोग का नहीं बना हुआ है? नहीं बनाना है। काहे नहीं बना? बात कर रहे हैं सरपंच सचिव से, तो क्या बोलेंगे? इस बच्चे की फीवर था और बता बाद में चला कि पेचिश हुआ घर आने के बाद बच्चे को। तो ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि इनका राशन कार्ड वगैरह नहीं बना हुआ है, ऐसी बात है क्या? हाँ, राशन कार्ड इसका नहीं है। तो एक तरह से कुपोषण से भी मृत्यु माना जा सकता है? हाँ, कुपोषण था। 2 साल का बच्चा था, 4.5 किलो का वजन था। 2 साल के बच्चे का वजन 4.5 किलो जी, यानी कुपोषित था बच्चा जी। उनका वो थोड़ा उल्टी दस्त था सर। हाँ, तो जब डेट हुआ ना, उसके सुबह उसके बिहान दिन मेरे घर गए थे, तो बोले कि नहीं वो लड़का डेट हो गया इसे करके। तो मैं बोली कि मेरे को पैसा मांग रहे थे, तो मैं बोली मेरे पास पैसा नहीं है, चावल ले जाइए। तो मैं अपने घर से 10 किलो चावल दी। इसके बाद मैं बोली कैसे हुआ, तो बोले कि नहीं उल्टी दस्त था, दवाई वही नहीं करवाई। तो बोले कि नहीं, मैं ले गई थी हॉस्पिटल में, तो डेट हो गया। वहीं जब हमने गांव में पूछताछ की तो पता चला कि बच्चे का अभी तक ग्राम के किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र में नाम तक नहीं है, जिससे उसे सरकार के सुपोषण अभियान का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। जब हमने इसमें वाड्राफ नगर के महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी महेश मरकाम से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में इतना जानकारी नहीं है, बच्चा कमजोर था इतना बताया गया है।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ये है कि बच्चे का वजन लगभग 4.5 किलो था, जबकि बच्चा 2 साल का था। तो और एक चीज़ और है सर कि वहाँ किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे का नाम नहीं था सर। हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 2-4 बार उनके घर गया सर्वे के लिए, किंतु वो मिले नहीं मिलने के कारण उसका बच्चे का नाम दर्ज नहीं किया जा सका था और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता की लापरवाही के कारण उसके विरुद्ध कार्रवाई करा। वहीं जब हमने इस मामले में बाड्राफ नगर के बीएमओ डॉक्टर गोविंद सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि और बच्चा कमजोर था बहुत पहले से भी, क्योंकि कुपोषित ये लोग बता रहे हैं और उसका वजन भी बहुत ज़्यादा कम था, तो उस वजह से भी बच्चे की तबीयत जो है गड़बड़ होती रही है। क्योंकि बच्चे की उम्र कितनी थी लगभग? बच्चे की उम्र थी 2 साल। और उसका वजन कितना था? वजन जो ये लोग बता रहे हैं 4.5 किलो बता रहे हैं, तो 4.5 किलो तो मेरे ख्याल से नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में 2 साल के बच्चे का जो वजन होता है वो 10-15 के बीच में रहता है। इस पूरे मामले में बाड्राफ नगर एसडीएम का कहना है कि ऐसा बात मेरे भी संज्ञान में आया था, बट जैसे हमको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि हाँ बच्चे का वजन जो है वो कम था औसत से। क्या सकती है? ऐसा पुष्टि अभी तो नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो भी जांच होगा उसमें जांच में सर बच्चे के गार्जियन का राशन कार्ड भी अभी तक नहीं बनाया सर। हाँ, राशन कार्ड बनाने में ये दिक्कत था कि चूंकि उनके पास ना ही आधार कार्ड था ना ही बैंक अकाउंट था, जिसके कारण उनका राशन कार्ड नहीं बनाया है। लेकिन कल ही हमारे द्वारा निर्देश दिया गया है कि तत्काल में उनका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट खुलवाया जाए और 2 दिन के अंदर में उनका राशन कार्ड जारी किया जाए। हालांकि प्रशासन कई तरीके की बात कर रहा है, मगर एक बच्चे की कुपोषण से मौत हो जाना सरकार के दावों पर पलीता लगाने के लिए काफी है। प्रशासन चाहे तो अब कितनी भी कार्रवाई कर ले, मगर एक बच्चे की मौत की कीमत नहीं चुका सकता। बलरामपुर से के न्यूज के लिए गुलाब ताज की रिपोर्ट। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत चरितार्थ होती है धमतरी जिले के ग्राम भेंसर में रहने वाले दिव्यांग बच्चे पर, जिसके जन्म के समय से ही हाथ और पैर नहीं है, फिर भी वो अपने काम बखूबी कर लेता है। दिखाते हैं आपको इस बच्चे के हौसले की उड़ान और दूसरों के लिए नजीर देती हैं तस्वीरों को। देखिए रिपोर्ट। धमतरी जिले के ग्राम भेंटसर में एक ऐसा दिव्यांग बच्चा है जिसका नाम पुष्पेंद्र साहू है। पुष्पेंद्र अभी कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुष्पेंद्र के जन्म से ही दोनों हाथ पैर नहीं हैं, लेकिन पुष्पेंद्र ने खुद को कभी दूसरों से कम नहीं समझा। पुष्पेंद्र के दोनों हाथ पैर न होने के बाद भी वह बहुत ही बेहतर ढंग से नहाने धोने, खाना खाने, लिखने का काम और साइकिल और मोबाइल चला लेते हैं। पुष्पेंद्र रोज करीब 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हुए अपने घर से बठेली स्कूल जाते हैं। दिव्यांग बालक पुष्पेंद्र का कहना है कि हाथ पैर नहीं होने से थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन दुनिया में आए हैं तो हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है उसको मैं भी कर सकता हूँ। जैसे सुबह उठकर ब्रश घसता हूँ, नहाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। स्कूल में साइकिल में जाता हूँ। मैं भैंसा से भथरी जाता हूँ पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर। जो स्वस्थ आदमी कर सकता है उसको मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन तकलीफ होता है। जो स्वस्थ आदमी सब कुछ कर लेता है, जैसे खाना खा लेता है, साइकिल चला लेता है, वो मैं भी कर सकता हूँ। पुष्पेंद्र के पिता का कहना है कि पुष्पेंद्र का बचपन से ही पढ़ाई की तरफ रुझान था। पुष्पेंद्र 9वीं की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और वे अब 10वीं में हैं। पिता वीरेश्वर को अपने बेटे पर गर्व है और अपने निजी और अन्य कामों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वहीं पुष्पेंद्र के हुनर को देखकर गांव के लोग भी तारीफ करने से नहीं थकते। उनका कहना है कि समाज को पुष्पेंद्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। पुष्पेंद्र बिना हाथ पैर के भी अपने आप को कहीं भी असहज महसूस नहीं करते। जो स्वस्थ आदमी, नॉर्मल आदमी है, जो काम कर सकते वो काम पुष्पेंद्र कर सकते। वो सुबह अपन उठते, ब्रश करते, नहाते, नल में नहा लेते घर में, नहीं फिर तालाब से नहा के आ जाते।
और वो हर नहा खोर के तैयार होके स्कूल जाते, स्कूल में अपन पढ़ाई करते, लिख लेते, मोबाइल भी चलाते, साइकिल भी चलाते। दोनों हाथ और पैर न होने के बावजूद कभी हताश न होने वाले पुष्पेंद्र भले ही घर वालों को गर्व हो, लेकिन इसके साथ ही पुष्पेंद्र के आसपास रहने वाले और रिश्तेदारों को भी उन पर नाज है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कोरोना काल में एक और जहां जिले की पुलिस कोरोना संक्रमण की रोकथाम, हिस्ट्री ट्रेसिंग और कोविड प्रोटोकॉल के परिपालन में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर सड़क हादसों को रोकने और वाहन चालकों ने मोटरयान नियमों का पालन कराने हेतु भी पुलिस के शीर्ष अफसर से लेकर मातहत कर्मी प्रयासरत हैं। बात करें ऊर्जाधानी में सबसे ज्यादा हादसों के लिए कुख्यात कटघोरा अंबिकापुर हाईवे की, तो यहाँ टोटल लॉकडाउन के बाद फिर से दुर्घटनाएं घटित होने लगी हैं। बेलगाम रफ्तार, ड्रंक एंड ड्राइव और सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी ने फिर से पुलिस के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इन्हीं चिंताओं और आशंकाओं को दूर करते हुए जिले के एसपी अभिषेक मीणा के निर्देशन व मार्गदर्शन में कटघोरा अनुविभाग के पुलिस अधिकारी पंकज पटेल की अगुवाई में अनुविभाग अंतर्गत आने वाले बांगो तथा क्षेत्र व मोरगा चौकी क्षेत्र में अभियान छेड़ते हुए सड़क नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों की धरपकड़ की गई। उनका चालान काटा गया और उन्हें समझाया भी गया। नेशनल हाईवे में विगत कुछ दिनों में जो है वाहन दुर्घटना की संख्या में इजाफा हुआ है। तो मूलतः जो है यह देखा गया है कि ज्यादातर एक्सीडेंट के पीछे ओवर स्पीड ही एक प्रमुख कारण रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज बांगो मोरगा नेशनल हाईवे पे ओवर स्पीड वाहनों के विरुद्ध इमीडिएट की कार्रवाई की गई। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से छाता पहाड़ के पास करंट की चपेट में आने से वयस्क मादा भालू की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी टीआर वर्मा स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर भालू को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और एसडीओ के समक्ष शव का निरस्तीकरण कराया गया। मामले में बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1980 के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र का जो महाराजी आर्य सर्किल है उसमें छाता पहाड़ इलाके में आज सुबह एक भालू के विद्युत करंट के चपेट में आकर मरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कार्रवाई की गई। भालू का पोस्टमार्टम कराया गया तथा इसमें विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई थी। इसमें भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 50, 51 के तहत तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 और 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे विवेचना की जा रही है। गरियाबंद जुरा के देवभोग विकासखंड के ग्राम पंचायत सचिव को किसी सरकारी मदद की जरूरत है, पर आज तक कोई सुध लेने नहीं पहुंचा। पिछले 5 साल से गंभीर बीमारी के चलते खटिया पकड़ चुके सचिव बाबूलाल चक्रधारी के परिवार मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। परिवार के सामने भरण पोषण के लाले पड़े हैं, तो वहीं उनकी पत्नी और बच्चे मदद के लिए कई मर्तबा सरकारी दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथों में निराशा ही हाथ लगी। जी हाँ, ये वही पंचायत का सिपाही है जिसे जनपद पंचायत के सीईओ विनय अग्रवाल ने मानवता को दरकिनार कर जनवरी 2017 से नो वर्क नो पेमेंट कर दिया। 17 जुलाई 2015 से बिस्तर पकड़ चुके सचिव का चूल्हा ससुराल की मदद से चल रहा है, तो वहीं पत्नी और 2 बच्चों को कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है। इस गंभीर बीमारी के चलते इलाज के लिए लगने वाली मोटी रकम के एवज में जमीन भी बिक गई। वही मार्केट का 7 लाख रुपए का कर्ज भी मत्थे चढ़ गया। बाबूलाल ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं होगा जहां अपना इलाज ना करवाए हों। अब वो और उनका परिवार शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से थक चुका है। वहीं उनकी बीवी बच्चों को अब भी आस है कि कोई सरकारी मदद मिल जाए, लेकिन अभी तक उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अंचल के सभी नेता के आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। बिस्तर में 15 जुलाई 2015 से आज तक बिस्तर में लेटा हूँ। प्रारंभिक में मुझे मलेरिया हुआ था। 2-4 दिन बाद सामान्य इलाज करने के बाद हाथ पैर बिस्तर में लेट गया। उसके बाद
इलाज हेतु परिवार द्वारा मुझे रायपुर बालाजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। पोषण दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। भाई मेरा भाई है, बनी करके भरण पोषण कर रहा है। आप लोगों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है मुझे, और जैसा जानकारी प्राप्त हुआ है हम लोग नियम के अनुसार जो भी कार्य करना है उसके लिए जो भी हमसे मदद बनेगा वो हम करेंगे। साथ में हम जनपद के सीओ से भी चर्चा करेंगे कि किस वजह से 5 साल से वो नौकरी पे नहीं आ रहा है, या उसकी सैलरी नहीं बन रही है, या उसकी परिस्थिति इस प्रकार से खराब क्यों हुई है, क्या कारण है। उसकी फाइल को निकालेंगे और हम देखेंगे कि किस वजह से वो इतनी परेशानी में है। इसके संबंध में अभी आप लोग के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि पिछले 5 साल से जो है उनका स्वास्थ्य खराब है, और यहाँ से चूँकि इसके संबंध में पूरा डिटेल्स जानकारी नहीं है, फिर भी मैं अभी अपने अभिलेखों से जो है दिखवाता हूँ, और ज़्यादा होगा तो हम जो है स्वयं भी जाएंगे उनके पास कि क्या परिस्थिति है, और जो भी परिस्थिति जो होगा यथोसंबंध जो शासन के जो नियम अनुसार उसको जो राहत दे सकते हैं वो निश्चित रूप से हमारे तरफ से जो है उनकी राहत जो है वो शासन के नियम अनुसार उसको करेंगे। बालोद नगर के शिकारीपुर क्षेत्र के नगरवासी इन दिनों तालाब की गंदगी और उससे निकलने वाले बदबू से खासा परेशान है। मोहल्ले वालों का कहना है कि यहाँ मलेरिया तो आम बात हो गई है। नगर पालिका की नींद कब खुलेगी जब हम किसी बड़ी महामारी से ग्रसित होकर मरने लगेंगे। जिम्मेदार लोगों को मामले से अवगत कराने के बाद भी इस विषय पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए रिपोर्ट। बालोद नगर के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के नगरवासी इन दिनों तालाब की गंदगी और उससे निकलने वाली बदबू से काफी परेशान है। मोहल्ले वालों का कहना है कि यहाँ मलेरिया तो आम बात हो गई है। नगर पालिका की नींद कब खुलेगी जब हम किसी बड़ी महामारी से ग्रसित होकर मरने लगेंगे। जिम्मेदार लोगों को मामले से अवगत कराने के बाद इस विषय पर किसी तरीके की कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते हम लोग दिन पे दिन परेशान होते जा रहे हैं। शिकारीपाड़ा क्षेत्र के बस्ती के बीचों बीच जो तालाब स्थापित है, जिसमें से एक तालाब निठारी है और एक तालाब निजी है, परंतु यहाँ निस्तार तालाब की स्थिति बेहद दयनीय है। आपको बता दें, शिकारीपाड़ा का ये मोहल्ला शहर का काफी प्राचीन सबसे बड़ा मोहल्ला है। यहाँ पर लगभग 5000 की संख्या में लोग निवास करते हैं, परंतु जिम्मेदार नगर पालिका द्वारा इस मोहल्ले वासियों से भेदभाव किया जाता है। यहाँ पर तालाब में मछलियाँ मरकर पानी में तैर रही हैं और उसके बदबू से रहवासी परेशान हैं। मोहल्ले वासियों ने बताया कि गंदगी से बीमारी भी है बहुत ज्यादा, और वो तो इतना ज़्यादा ही खराब हो चुके हैं कि आदमी नहाए पर भी सोचे पड़ते हैं। तो निष्कासित तालाब है, बहुत ही गंभीर समस्या है। इतना बदबू आ रहा है, प्रदूषण फैल रहा है कि महामारी का भी मौका आ सकता है। अभी इतना गंदगी साफ नहीं हो रहा है, पूरा मछली मरा है वहाँ पे, पूरा सारा बदबू आ रहा है। जरा इधर आप जाइए और निरीक्षण कीजिए। इससे बदबू आता है, घर में पूरे घरों में बदबू आता है, चैन से हम लोग बैठ भी नहीं पाते इससे, और सांस ले मतलब कई लोग को सांस लेने में भी तकलीफ होती है इधर, तो उससे पूरा बदबू आता है। सब ऐसे नाक में कपड़ा लगा के बैठे रहते हैं। उल्टी भी हो रहा है, किसी का तबीयत भी खराब होता है, इससे मच्छर हो रहा है, और मलेरिया की शिकायत अभी हो ही रही है, उससे मच्छर ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हाँ, बदबू बहुत ज़्यादा है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है, और मलेरिया तो आम बात हो गया है यहाँ। और बहुत सारी, जैसे कोरोना से पहले ये इतना बदबू फैल रहा है कि मलेरिया है जाए, ऐसे मतलब गंभीर समस्या पैदा हो रही है। फिलहाल मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि बारिश के पहले एक बार तालाब की सफाई कराई गई थी, परंतु मुख्य नगर पालिका को ये नहीं पता कि उस तालाब की सफाई हुई थी या नहीं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद यहां त्वरित रूप से कार्रवाई कराते हुए साफ सफाई कराने की बात कही। आप लोग के माध्यम से अभी मुझे पता चला है कि कुंडी और बरेस तालाब जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें अभी गंदगी है।
तो इसके लिए हम अपने नगर पालिका की तरफ से सफाई अमले को भेजेंगे और स्पेशल एक अभियान चला करके उसमें हम कार्रवाई करेंगे। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि बारिश के पूर्व जैसा कि हमको शासन प्रशासन से आदेश प्राप्त हुआ था, उसके अंतर्गत हमने एक एक राउंड का सभी तालाबों को सफाई करवाया था। कुछ तालाब की सफाई बहुत अच्छे से हुई थी, एक आध दो जगह कुछ छूट गया होगा। और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं इसमें गंदगी है, मछलियां भी मर जा रही हैं, तो इसको तो हमको त्वरित रूप से कराना पड़ेगा। तो इसमें तात्कालिक रूप से हम एक अभियान के तौर पर नगर पालिका से कर्मचारी भेज के इसको हम करवाएंगे। दरअसल बारिश के बाद से जिले के अलग अलग क्षेत्रों में डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं, जिसके चलते अब शिकारीपाड़ा के मोहल्लेवासी भी काफी नाराज हैं। कहीं साफ सफाई के अभाव में उनके क्षेत्र में कोई महामारी अपना पैर न पसार ले। बालोदा से के न्यूज के लिए शिव जायसवाल की रिपोर्ट। देश आधुनिकीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां अभी भी मूलभूत जरूरी चीजों की कमी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलता एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इस वीडियो में एक ग्रामीण परिवार की प्रेग्नेंट महिला को घाट पर ले जाते देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने हुए 20 साल से भले ही हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर सड़क, स्वास्थ्य और बिजली से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, जिसकी खबरें आए दिन आती रहती हैं। ऐसा एक मामला तंबाकशार के जबला गांव से आया। यहाँ सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं आ सकी, तो परिजनों को प्रसव से पीड़ित महिला को चारपाई पर लादकर नदी पार कर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने हुए 20 वर्ष भले हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर सड़क, स्वास्थ्य और बिजली से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, जिसकी खबरें आए दिन आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला आज तंबाकछार के जबला गांव से आया है। यहाँ सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं आ सकी, तो परिजनों को प्रसव से पीड़ित महिला को चारपाई पर लादकर नदी पार कर अस्पताल पहुँचना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक गाँव में सड़क नहीं होने के कारण आए दिन इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें 4 किलोमीटर बचते लगी। अच्छा, 108 के फोन कर रहे? हाँ, क्या करल रही तो का कहीं 108 वाले तो घरे वाले नहीं ढुके सकिस। ऐसा हाँ। तो निजी गाड़ी है भेजो? हाँ, निजी मोरे किराया है ले। ग्रामीणों ने बताया कि प्रसव से पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसके लिए मेहतारी एक्सप्रेस चलाई गई थी, लेकिन सड़क नहीं होने के कारण लोग स्टेशन पर देर से पहुंचते हैं, जिससे ये ट्रेन छूट जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि पोटा पानी और सोनईपुर के बीच 5 किलोमीटर की सड़क को बनाने के लिए अधिकारियों और नेताओं से कई बार शिकायत की गई। गाड़ी हमारे गाँव नहीं घुसता है, पुलिया नहीं है, 2 पुलिया नहीं है, इसमें कच्ची रोड है ले। अब हमके तो मेन रोड तक पहुंचा के पड़ी तंबाकछार। बीमार तो गर्भवती महिला रही, आज की लगी हमें ले जाता। हम कहाँ लाई हो? कुनकुरी हॉस्पिटल में, होलीगार्ड में। तो जानकारी मेरे को प्राप्त हुई है, वो जो तंबाकछार और जबला वाले रोड का मामला है, पूर्व में भी इस प्रकार की घटना हुई थी, जिसके तत्काल संज्ञान में लेकर के कलेक्टर साहब के निर्देश पर हम लोग मौके पर गए थे और वहाँ से पूरी जानकारी एकत्रित करके उस दोनों पुलिया का एस्टीमेट वगैरह बना करके कार्रवाई कर ली गई है और तत्काल ही उसका कार्य शुरू होगा। अभी वर्षा के कारण उसमें अभी कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद उसमें तत्काल कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इस सड़क को नहीं बनवाया गया। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक सड़क नहीं बनेगी, इसका जिम्मेदार कौन है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।